हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के बारे में जो है बाय CSIR। CSIR की काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के द्वारा निकाली गई है एक अपॉर्चुनिटी जो काफी ज्यादा अच्छी है। इसमें पे स्केल भी आपका काफी अच्छा होने वाला है। जल्दी से इसकी अपॉर्चुनिटी को समझते हैं, क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या क्या चीजें हैं। तो चलिए शुरू हो जाते हैं। तो इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल मिलेगी, तो स्टे ट्यून टिल दी एंड। तो पहले जानते हैं कि पोस्ट का नाम क्या है। तो पोस्ट का नाम है CSR हेडक्वार्टर में निकली गई है साइंटिस्ट की पोस्ट। तो साइंटिस्ट की पोस्ट के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो आप जरूर जरूर करिए। इसमें आपको लास्ट डेट दी गई है 22 मार्च इसकी लास्ट डेट है। तो चलो इन डेप्थ समझते हैं कि क्या ओपनिंग है। तो ये स्टार्टिंग डेट जो है इसकी 17 से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। इसका जो एग्जाम है, जो इसका बेसिकली लास्ट डेट है वो 22 मार्च है। तो आपको उससे पहले ही इसको फिल कर देना है। अब बात करते हैं साइंटिस्ट की पोस्ट के बारे में और सैलरी पैकेजेस के बारे में। अगर हम सैलरी पैकेज की बात करें तो काफी ज्यादा अच्छा है। 1,32,665 का आपका अप्रॉक्स रहेगा, जिसमें बेसिक पे DA TA सब इंक्लूडेड रहेगा। लास्ट जो अपर लिमिट है एज की वो है 32 ईयर्स। और अगर हम बात करें नंबर ऑफ पोस्ट की तो इन टोटल 11 पोस्ट निकाली गई है। पे लेवल भी 11 है। तो आपको ये सारी चीजें पता होनी जरूरी है। अब बात करते हैं इसकी पोस्ट के बारे में कि पोस्ट कोड 1 जो है, पोस्ट कोड 1 उन लोगों के लिए है जिन्होंने बीटेक करी है इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है आपके पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ में। तो अगर आपके पास इनमें से किसी में भी मतलब बैचलर्स की ग्रेजुएशन अगर आपने करी है तो आप इसमें जरूर जरूर अप्लाई करें। अगर आपने ME MTech करी है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंटल इंजीनियरिंग से करी है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। PhD करी है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपसे ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आपके पास डिजायरेबल जो क्वालिफिकेशन और डिजायरेबल जो एक्सपीरियंस हो वो इन्हीं चीजों में होना चाहिए, जैसे कि पेटेंट एनालिसिस, पेटेंट ड्राफ्टिंग, मार्केट डेटा एनालिसिस, मार्केट इंटेलिजेंस, प्रॉपर्टी लॉ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ। इन सब के बारे में अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है या फिर डिजायर्ड क्वालिफिकेशन, सर्टिफिकेशन वगैरह अगर इनमें से किसी फील्ड में है तो आप इसमें जरूर जरूर अप्लाई करें। जॉब की रिक्वायरमेंट ये है कि आपको सपोर्ट करना पड़ेगा CSIR को, ताकि उसमें बेसिकली आपको फैसिलिटेट करना पड़ेगा टेक्निकली, जिसमें R&D, पेटेंट फाइलिंग, टेक्नोलॉजी पेटेंट्स और प्रायर आर्ट एनालिसिस में भी आपको हेल्प करनी पड़ सकती है। तो दिस इज पोस्ट कोड नंबर 1। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। पोस्ट कोड नंबर 2। पोस्ट कोड नंबर 2 उन लोगों के लिए जिन्होंने ME MTech करा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में या फिर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में, और कंप्यूटर साइंस और इक्विवेलेंट। इन्होंने इक्विवेलेंट और कंप्यूटर साइंस भी मेंशन करा है। तो अगर आपने ME MTech कर रखा है कंप्यूटर साइंस में तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज फॉर जनरल कैटेगरी मेनली। अगर मैं प्रीवियस वाले की बात करूं विच वॉज आवर पोस्ट कोड 1, तो इन्होंने SC ST भी अलाउ कर रखा है। ठीक है। अब PhD अगर आपने करी है साइंस में, इंजीनियरिंग में, अगर आपने इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में, कंप्यूटर साइंस और इक्विवेलेंट में अगर आपने PhD करी है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको प्रीवियस एक्सपीरियंस है आपके पास सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, सिस्टम एडमिन या कंप्यूटर नेटवर्किंग में आपने कभी काम किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस इन GUI पॉलिसीज और गाइडलाइंस इन ICT एरियाज लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर, एप्लीकेशन डेवलपमेंट और सिक्योरिटी जैसी चीजों में आपके पास होना चाहिए। इसमें आपका मेन रोल क्या रहेगा? सिस्टम एंड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड रहेगा। नेटवर्क सर्वर का मेंटेनेंस, डेवलपमेंट कैसे करते हैं, अपडेट करना वेबसाइट को, VPN गेटवेज को सेटअप करना, ईमेल फैसिलिटीज, ये सारा का सारा काम आपके अंडर रहेगा। अब बात करते हैं साइंटिस्ट पोस्ट नंबर 3। साइंटिस्ट पोस्ट नंबर 3 के लिए ME MTech इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस और इक्विवेलेंट में अगर आपने ME MTech करी है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस में PhD करी है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस में आपसे मांगा गया है कि आपको HTML, लिनक्स, यूनिक्स और जावास्क्रिप्ट जैसी नॉलेज आपको होनी चाहिए। अगर आपके पास ऐसा कुछ एक्सपीरियंस है तो आप सीधा सीधा पोस्ट कोड 3 में अप्लाई करेंगे। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है, डेटा मिनिंग आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है, सेट करना CSI के TKDL वेब एप्लीकेशंस को, सर्वर्स को एट वेरियस लोकेशन। तो ये सारा काम आपके अंडर रहेगा। तो अगर आपके पास प्रीवियस एक्सपीरियंस है इन सब चीजों में तो आप जरूर जरूर इसमें अप्लाई करें। इसमें आपको ये ध्यान दीजिए, इसमें आपको SQL और कोड वर्जनिंग टूल भी लाइक Git एंड GitHub भी आपसे पूछा गया है। तो अगर आपका इंटरव्यू होगा तो इस सब के बेसिस पे हो सकता है।
अब हम बात करते हैं पोस्ट कोड नंबर 4। पोस्ट कोड नंबर 4 क्या है? बीटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग। जिन भी लोगों ने केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल साइंस और इक्विवेलेंट में बीएससी और बीटेक करी है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने पीजी डिग्री करी है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ में तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपने फर्स्ट क्लास से पास किया है और 60% आपका एग्रीगेट आ रहा है एज अ जीपीए। अगर आपके पास पहला पिछला कोई एक्सपीरियंस है और इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है, नेशनल इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लाइक अगर आपने कोई क्वालिफिकेशन करी है एससीआई पब्लिकेशन और पेटेंट में तो भी आप उसको इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक्सपीरियंसेस वो ज्यादा देखेंगे, कितने लोगों के पास एक्सपीरियंस है उसी के बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। आर&डी मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट प्लानिंग, मॉनिटरिंग, एग्जीक्यूशन, ये सारा का सारा काम पोस्ट कोड नंबर 4 वाले लोग करेंगे। तो आपको इन सारी चीजों पे ध्यान देते हुए अप्लाई करना है। इसमें और भी चीजें मेंशन है जैसे कि एमई एमटेक केमिकल में करी है, पीएचडी अगर आपने केमिकल में करी है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए कि आपने कभी प्रोजेक्ट प्लानिंग और मैनेजमेंट में कभी वर्क किया है तो आप उसको शोकेस कर सकते हैं। अगला है पोस्ट कोड नंबर 5। वो अगेन केमिकल इंजीनियरिंग और केमिकल साइंस वाले लोगों के लिए है। बीटेक करिए, एमएससी करिए, पीएचडी करिए तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ के साथ आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए डेवलपमेंट, डिप्लॉयमेंट, कैसे आप केमिकल टेक्नोलॉजीज को डेवलप कर सकते हैं, डिप्लॉय कर सकते हैं। आपको हैंडल करना आना चाहिए किसी भी प्रोजेक्ट को या फिर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में भी आपका रोल होना चाहिए। तो आपका मेन जो काम रहेगा वो आर&डी मैनेजमेंट का रहेगा फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। एनजीओ, एसजीएस टेक्नोलॉजीज वगैरह में आपका इन्वॉल्वमेंट वो चाहते हैं, राइट। नेक्स्ट है पोस्ट कोड नंबर 6। पोस्ट कोड नंबर 6 में बीटेक अगर आपने करी है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री करी है या फिर आपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ में या फिर आपने एमई एमटेक करी है या फिर पीएचडी करी है तो आप इन तीनों में से अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर आपने पेटेंट एनालिसिस और पेटेंट ड्राफ्टिंग वगैरह में काम किया है, आईपी एग्जामिनेशन, प्रोटेक्शन, मैनेजमेंट एनालिसिस करना, इन्वेंशन डिस्क्लोजर्स का। तो ये सारी की सारी चीजें अगर आपको आती हैं या फिर आपको इनके बारे में पता है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया है कि इनको 4 साल का 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगला है पोस्ट कोड नंबर 7। पोस्ट कोड नंबर 7 है ईडब्ल्यूएस के लिए, विच इज पीएचडी सबमिटेड इन एनी ऑफ द फील्ड। पीएचडी डिप्लोमा किया है आपने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, आर&डी मैनेजमेंट में, या फिर आपके पास इनमें से कोई सी भी डिग्री है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कैपेसिटी नीड एनालिसिस करना, ऑर्गेनाइजेशन में कैपेसिटी गैप को एनालाइज करना, डिजाइन एंड एग्जीक्यूट करना कि आपको कैसे कैपेबिलिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स आप बना सकते हैं। उसके बाद साथ साथ आपको भी पता होना चाहिए कि आपके पास बेसिकली प्रीवियस एक्सपीरियंस होना चाहिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का, मॉड्यूल्स का, कंटेंट क्रिएशन, मल्टीमीडिया। पोस्ट कोड नंबर 8 है विच इज पीएचडी सबमिटेड इन लाइफ साइंस में। अगर आपने पीएचडी करी है जिन लोगों ने वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं और इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे मेंशन्ड है वो आप जरूर जरूर पढ़ लें। तो पोस्ट कोड नंबर 8 और 9 मेरे उस टच में नहीं है इसलिए मैं आपको वो नहीं बता रही हूँ, बट पोस्ट कोड 8 और 9 के लिए आप नीचे पीडीएफ चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है पोस्ट कोड नंबर 10। केमिकल इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस में अगर आपने पीएचडी करी है, कुछ लोग इसमें डिप्लोमा वगैरह भी करते हैं, बट इन्होंने क्या मांगा है एमई एमटेक, मतलब बैचलर्स वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं, पीएचडी वाले अप्लाई कर सकते हैं। उसमें आपका इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस होना चाहिए, रिसर्च का एक्सपीरियंस होना चाहिए, आर&डी एस्टेब्लिशमेंट का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके। अगर आपके पास सर्टिफिकेशन है इनमें से किसी भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और आर&डी मैनेजमेंट में, आर&डी मैनेजमेंट में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फाइनेंशियल एंड आर&डी मैनेजमेंट आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है, प्रोजेक्ट की प्लानिंग, मॉनिटरिंग, इवैल्यूएशन सब आपके अंडर रहेगा। अब ये सारी की सारी 11 पोस्ट हैं जिसमें से एक पोस्ट जो है रिजर्व्ड है पीडब्ल्यूबीडी के लिए। तो अब बात हैं बेनिफिट्स के बारे में। बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो आपको यूजुअल जो अलाउंसेस होते हैं वो सारे के सारे मिलेंगे, लाइक टीए, एचआरए, डीए, ये सब कुछ आपको मिलेगा जैसा एक जनरल गवर्नमेंट जॉब में आपको मिलता है, राइट। अगर हम बात करें कैंडिडेट सिलेक्शन की तो नेशनल पेंशन सिस्टम और एक्सटेंड पेंशन सिस्टम बेस्ड ऑन डिफाइंड कंट्रीब्यूशन एज अडॉप्टेड बाय द सीएसआई फॉर इट्स एम्प्लॉय। तो सिलेक्टेड कैंडिडेट को इनके अंडर काम करने का मौका मिलेगा। और अब बात करते हैं अदर कंडीशंस की। कंडीशंस उन्होंने मेंशन करी है वही लोग अप्लाई करें जो सिटीजन ऑफ इंडिया है। एप्लीकेंट के पास एसेंशियल रिक्वायरमेंट जो पोस्ट में मेंशन है वो होनी चाहिए। अगर कोई अदर कंडीशन है जो इस पर्टिकुलर पीडीएफ में अप्लाई मेंशन है वो भी आपको पता होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की बात करें तो बहुत ज्यादा मिनिमम मेंशन करा हुआ है, बट अगर आपके पास है तो आप जरूर जरूर अप्लाई करें। और उसके साथ साथ जो एक्सपीरियंस में मेंशन है ना उसी के बेसिस पे आप अप्लाई करें। अगर आपने नोटिस किया होगा सारी पोस्ट कोड के नंबर्स हैं 1 to 10 तक और उसमें अलग अलग एक्सपीरियंसेस मांगे गए हैं। तो अगर आपके पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट का नॉलेज है तो आप पोस्ट कोड नंबर उसी पर्टिकुलर में अप्लाई करें, तो उसी के बेसिस पे ये शॉर्ट लिस्टिंग करेंगे फॉर द इंटरव्यू। अब इसमें काफी लोगों को डाउट होगा कि क्या हमारा एग्जाम है या नहीं है। तो
ये सब कुछ जो होने वाला है ये होने वाला है नो एग्जाम बेसिस पे। तो नो एग्जाम बेसिस पे आपको इसका सिलेक्शन किया जाएगा, इसमें कोई एग्जाम नहीं होने वाला है। आपको सिंपली इस पोस्ट में अप्लाई करना है, अप्लाई करने के बाद आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, आपके पास मेल आएगी। अब बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन की। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या कहता है कि आपके पास जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो एक कैंडिडेट के नाम पे होनी चाहिए, जिसको हम इंटरव्यू में कॉल करने वाले हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सबसे पहला पैरामीटर है। अगर किसी ने पीएचडी करी और आपने मास्टर्स करी है तो पीएचडी वाले को पहले प्रेफरेंस दी जाएगी। दूसरा, मान लो आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, सेकंड पर्सन के पास 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो 3 साल वाले को ज्यादा मतलब वो मिलेगा। ठीक है। अगर मान लो कि आपकी क्वालिफिकेशन और जो आपका एक्सपीरियंस है उन दोनों को ही इवैल्यूएट करा जाएगा। अब मान लो आपने पेटेंट फाइल या फिर पब्लिकेशंस वगैरह करी हैं, उसके बेसिस पे आपको पहले, मतलब मान लो आपने ज्यादा पब्लिकेशंस करी हैं या आपने पेटेंट ज्यादा फाइल करवाए, तो दैट विल बी द प्लस पॉइंट फॉर यू। तो इसमें नंबर ऑफ बेसिस पे ज्यादा वो उनका रहने वाला है। अब बात करें एप्लीकेशन की, तो एप्लीकेशन बहुत ज्यादा सिंपल है। सिंपली इस वेबसाइट पे आपको रीच आउट करना है, साइंटिस्ट की अवेलेबिलिटी आपको मिल जाएगी, वहां पे आपको हाउ टू अप्लाई में इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगे, और फी प्रोसीजर करके आपको इसमें एप्लीकेशन का रेप्लिका अवेलेबल आपको मिल जाएगा वेबसाइट के थ्रू। अब इसकी डेट्स आपको पता होनी चाहिए। इसमें आपको फीस भी भरनी पड़ेगी 500 रुपीज, बट डेट इनकी है 17 से ऑलरेडी शुरू हो चुका है, 22 मार्च तक इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। तो अगर आप वीडियो आज देख रहे हैं तो ट्राई करें कि आप 1-2 दिन में इस फॉर्म को कंप्लीट करके भर दें, क्योंकि फीस भी ज्यादा नहीं है, 500 रुपीज की फीस है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा, ये आपको जरूर जरूर याद रखना है। पर ये किस केस में अपलोड करना है? ये उस केस में अपलोड करना है जब आप किसी भी अदर, मतलब सेम ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप काम करें, या फिर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करें, या फिर आप किसी भी अदर यूनिवर्सिटीज पीएसयूज में वर्क कर रहे हैं, तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। तो ये कुछ बेसिक डिटेल्स हैं जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ इस वीडियो में। जैसा कि इन्होंने मेंशन किया कि ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। 10th की कॉपी, आपके पास गजटेड कोई नोटिफिकेशन या एफिडेविट वगैरह है, अगर आपका नेम चेंज वगैरह है, तो उस केसेस में जो जनरल क्राइटेरिया होता है गवर्नमेंट एप्लीकेशन फॉर्म का, सेम ही इसमें फॉलो किया गया है। अगर आप ओबीसी एससी एसटी में से हैं तो आपके पास ये पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन होना चाहिए। तो ये कुछ इनके बेसिक डॉक्यूमेंट्स है जो आपको अपलोड करने हैं। अपलोड करने के बाद आपको सिलेक्ट किया जाएगा फॉर द इंटरव्यू। ये इनका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है। अगर आप किसी भी बॉडी में काम करते हैं, लाइक गवर्नमेंट बॉडी या गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो आप इसको ही फिल करेंगे। अब ये लेटर हेड है फॉर द इंस्टीट्यूट, ये आपको डिपार्टमेंटल कैंडिडेट एम्प्लॉय फॉर क्लेमिंग एज कंसेशन, तो एज कंसेशन के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म के लिए। तो ये कंप्लीट पीडीएफ आपको नीचे मिल जाएगी, अगर नहीं मिल रही है तो नीचे कॉमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।